पैसे की वजह से आप हमसे सवाल कर ही नहीं सकते। पैसा बढ़ रहा है ना, बस जो भी गंद है उसको रहने दो। हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। बीसीसीआई का फेस मैं हूँ और और कोई नहीं है, बस मैं हूँ। हेलो एंड वेलकम कारवा बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट पर और मेरे साथ हैं जानी मानी खेल पत्रकार शारदा ओबरा। वेलकम शारदा। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी विष्णु जी, थैंक यू। तो मैं डायरेक्ट आपसे सवाल पूछूंगा कि बीसीसीआई के बारे में जो आपने स्टोरी की है कैरावन के सितंबर इशू पे, उसमें बहुत सारी बातें आपने की है कि बीसीसीआई जे शाह जब से सेक्रेटरी बने हैं वो किस तरह से काम करती है, सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया है। मैं आपसे सबसे पहले यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि इससे खेल पर क्या असर पड़ा है, क्रिकेट पर? बीसीसीआई का या तो जो प्रेसिडेंट होता है या सेक्रेटरी होता है वो काफ़ी पावरफुल इंसान होता है ऑलवेज। लेकिन हमने देखा है कि बोर्ड में जितने भी लोग हैं उनका ऑपोजिशन कुछ होता है। काफ़ी लोग होते हैं जो उनसे सवाल पूछते हैं, जो जिनसे पत्रकार भी बात कर सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताइए ये क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, ये उन्होंने ठीक किया या नहीं ठीक हुआ। ये पहले से होता आ रहा है। जैसे मैं कहती हूँ कि पर्टिकुलरली जब से बीसीसीआई में पैसा आया है तो ये सवाल जवाब तो होते रहते हैं, लेकिन आजकल सवाल जवाब बिल्कुल बंद है। जो खेल पत्रकारिता, क्रिकेट की जो पत्रकारिता हो रही है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं इमेज मैनेजमेंट के पीछे चल रही है। ज़्यादातर इंफॉर्मेशन वो होती है, वो बहुत टाइटली कंट्रोल्ड होती है कि क्या इंफॉर्मेशन आती है। और पहले जैसे पहले तो खिलाड़ियों के पास जो हमारा एक्सेस होता था वो कम हो गया है करीब 10 साल से। लेकिन अब जो है वो ऑफिशियल्स के पास भी लोग आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपको बताना नहीं चाहते हैं ज़्यादातर कि क्या हो रहा है बीसीसीआई में। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि पैसा कहाँ जा रहा है, जिसके बारे में मैंने लिखा है, बिल्कुल। हमको सारी इन्फॉर्मेशन साफ तौर पे मिलती भी नहीं। आपने लिखा है कि एज ऑफ 21-22 बीसीसीआई लाइक वर्थ 24,000 करोड़ रुपए और इसका 70% आप कह रहे हैं, मतलब जो उसकी रेवेन्यू जनरेट होती है उसका 70% स्टेट बोर्ड्स में बोर्ड्स को जाता है जो 38 हैं। और आप कह रही हैं कि स्टेट बोर्ड्स बताते ही नहीं है कि पैसे कैसे खर्च हो रहे हैं। बनाना के बिल दे देंगे जो लाखों में होते हैं। वो जो पैसा जो जाना होता है स्टेट बोर्ड्स के पास, उसका प्राइमरी चीज़ कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए वो पैसा? जिस वजह से पैसा स्टेट्स के पास जाता है वो इसलिए जाता है कि आप स्टेट्स में काम कराना चाहते हैं, या जो ये वो भी नहीं कि नए स्टेडियम आप बनाओ, वो उसका पैसा अलग है। बीसीसीआई के पास अच्छा। इतना पैसा है, बेतहाशा पैसा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक फंड है, वो उसके लिए वो आपको स्टेट्स को पैसा दे देंगे। ये इसलिए जाता है कि आप अपने स्टेट में अपने खिलाड़ियों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर अपना सकते हैं, कि क्या आप और जो सारा जो काम होता है बीसीसीआई का, उन्होंने इस तरह से कंट्रोल किया था क्योंकि स्टेट्स का जो पैसा होता है कभी वो प्लेयर्स तक पहुंचता भी नहीं था। तो बीसीसीआई ने कहा हम डायरेक्टली पैसा दे देंगे उनको। फिर आप जो मैंने आर्टिकल में लिखा है कि जो पैसा जाता है वो बहुत छोटा सा बिल्कुल हिस्सा होता है बीसीसीआई के अर्निंग्स का, जो क्रिकेटर्स के पास जाता है। और ये वो उन्हें क्या करना पड़ता है कि आप जूनियर कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, आप विमेंस क्रिकेट को सपोर्ट करें, वो सब चीज़ें उनको करनी चाहिए। और आप ये देखें कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कैसा चल रहा है क्रिकेट, आप उस पे भी ध्यान देके ये देखिए कि अ, जो सारे लड़के लड़कियां उनको अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो आके खेले। लेकिन ये होता है नहीं होता है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है। और ज़्यादातर जो स्टेट्स एसोसिएशन होते हैं उनके वोट होते हैं बीसीसीआई में, जो वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो इलेक्शंस होते हैं। लेकिन अब मुझे ये लगा कि जो इलेक्शन भी होंगे वो बिल्कुल, और इलेक्शन बड़े टक्कर के होते थे। ये 2001 2002 और 2010 तक बहुत टक्कर के इलेक्शंस होते थे वो, अच्छा। जिसमें शरद पवार भी मिले होते, वो कंटेस्ट कर रहे होते थे, डालमिया के अगेंस्ट कंटेस्ट कर रहे होते थे। गवर्नमेंट जो टीम्स होती थी वो कहते हैं नहीं नहीं वो तो गवर्नमेंट के जो फेवरेट पर्सन है उनको उनको वोट दिए जाएंगे। वो टक्कर के इलेक्शन अब खत्म हो गए, होते नहीं है अब तो, यूनानिमसली सब इलेक्ट होते हैं लोग। क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब? क्योंकि स्टेट्स का जो पैसा है वो स्टेट्स को जो पैसा पहुंच रहा है वो उनको पैसे दे रहे हैं, और वो उस पैसा का जो भी करें तो उनको कुछ सवाल जवाब उनके पास होते नहीं है।
ऑडिट जिसके बारे में जैसा है कि हम पैसा दे रहे हैं, हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे पैसा कहाँ जा रहा है, इसके बदले में आप हमें फेवर कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आप फ़ेवर करते रहिए। और जो हमने देखा है कि करीब 30 महीनों तक वो क्रिकेट द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स चला रही थी बीसीसीआई का काम, तो उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जब मैं उनकी मिनट्स देख रही थी, ये लिखी थी कि स्टेट को जो ये 30 करोड़ या 25 करोड़ या 35 करोड़ आप देते हैं, आप हर स्टेट को वो पैसा कैसे दे सकते हैं? तो हर स्टेट की नीड अलग होती है, कितने लोग खेल रहे हैं एट द मोमेंट, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उन्होंने काम क्या किया है, उसको देखकर दैट मनी शुड बी स्पेंट। लेट अस कि हमको ऐसा सिस्टम ढूंढना चाहिए, लेकिन उसका तो वो बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप से वो जो आइडिया था वो बिल्कुल साइड में रख दिया गया, और हम वापस उसी सिस्टम में पहुंचे हुए हैं कि जब बीसीसीआई चाहे तो वो स्टेट्स को जितना भी पैसा चाहे वो दे सकती है। अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है, जितने स्टेट्स को मिला है वेन्यूज जहाँ वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस होंगे, उनको भी आईसीसी का पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ जो बीसीसीआई में तो कहते हैं, हमारे बहुत ग्राउंड हो गए हैं, लेकिन प्लेयर्स को ज़्यादा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? जो आपके जो गवर्नेंस जो सिस्टम्स हैं, उसमें विमेन प्लेयर्स या यंग जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनके साथ अगर शोषण हो रहा है, उनका कोई सिस्टम क्यों नहीं है देखने को बिल्कुल, आपकी स्टोरी में आप रणजी प्लेयर को आप कोट कर रही थी, वो कह रहे थे कि लगता है कि हमें बहुत पैसा मिलता है लेकिन पैसा हमारे पास आता नहीं है। तो ये और एलीट क्रिकेटर्स की भी आप बात करती हैं कि उन एक एलीट क्रिकेटर्स का एक एक सिस्टम है जहाँ पर वो लोग प्रॉस्पर होते हैं। ऐसा मिसमैनेजमेंट क्या बीसीसीआई का जिम्मेदारी है कि नीचे के क्रिकेटर्स को भी उतना ही प्रोत्साहन दें, उतना ही आगे बढ़ाएं? बिल्कुल, बिल्कुल, ये होना चाहिए, उनका काम होना चाहिए कि जितना भी पैसा मिलता है, वो सारे प्लेयर्स तक पहुँचे और वो ठीक से इस्तेमाल हो वो जो पैसा है। तो ये जो जिस क्रिकेटर ने मुझे ये अपना एक एक्सेल शीट भेजी थी, उसकी तस्वीर भेजी थी कि कितने साल से वो मैच फीस जो होता है, तो जो डोमेस्टिक प्लेयर्स 2 चीज़ों से कमाते हैं पैसे। एक तो मैच फीस कि आप हर दिन जब मैच खेलते हैं आपको इतने पैसे 35,000 या जो भी अमाउंट था उस टाइम, वो आपको मिलते हैं। वो अमाउंट 10 साल तक चेंज नहीं हुआ। अब आप सोचिए 10 साल तक किसी का, अगर आप जो आपकी सैलरी होती है 10 साल तक चेंज नहीं हुई तो, और उसी टाइम में बीसीसीआई का पैसा बिल्कुल पता नहीं 300-500 पता नहीं कितने परसेंट ज़्यादा हो गया था। मीडिया डील्स वगैरह सब हुई थी। तो उन्होंने उनका जो अप्रोच है इसमें कि देखिए, आप अगर आप झारखंड में खेल रहे हो और लोग कॉमन बातचीत है, ये आपको सुन के काफी शौक होगा कि कॉमन बातचीत है कि लोग, अरे आप वहाँ झारखंड में खेल रहे हैं, आप वहाँ मणिपुर में खेल रहे हैं, आपको क्यों चाहिए 15 लाख से ज्यादा साल की आमदनी मैच फीस? आप कौन होते हैं डिसाइड करने के मुझे कितने पैसे चाहिए? हाँ, आपका जो पैसा बन रहा है आप उसको बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं उसको? बीसीसीआई ने कोशिश की थी कि थोड़ा प्रोफेशनलाइज हो जाए। जब कोर्ट शुरू होने लगा था, सुप्रीम कोर्ट का जब थोड़ा आदेश आए थे अंदर कि हम थोड़ा कुछ, चलो सीएफओ लाए, हम सीईओ लाए, लेकिन वो सब अब बिल्कुल साफ हो गया, वो है ही नहीं, वो बिल्कुल पुराना सिस्टम है। और जो उनकी मन मर्जी होता है कि नए कॉन्स्टिट्यूशन से हम चूज करके हम इस्तेमाल करें, वो ही किया। कॉन्स्टिट्यूशन पे, लोधा कमेटी के रिकमेंडेशंस पे मैं आपसे कुछ देर में बात करूंगा। इससे पहले मैं ये जानना चाहता था कि जो मिसमैनेजमेंट की बात आपने उठाई है कि शेड्यूल नहीं आ रहे हैं मैचेस के, वो क्या अभी ज़्यादा हो रहा है कि ये पहले भी? ये वर्ल्ड कप का जो हुआ है, इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो बहुत जो हुआ है उनका जो डिले से सब हुआ है। अब आप सोचिए 2011 में इंडिया ने लास्ट टाइम वर्ल्ड कप का आयोजित किया है। हाँ, आयोजन किया था। 1 साल पहले हमको शेड्यूल पता था, यानी कि 2010 में शेड्यूल पता था सबको। लोग अपने टिकट खरीदने लगे थे और उन्होंने कहा कि जब वो जो टिकट का सिस्टम था, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा होती है, कि उन्होंने एक लॉटरी सिस्टम बनाया था। तो अगर लॉटरी में आपको टिकट मिला तो आपको मैसेज आता था कि इस टाइम और इस टाइम के बीच में, यानी 2-3 दिन या जो भी है, इसमें आप खरीद लीजिए अपने टिकट। तो आप कर सकते थे, और अगर आपने नहीं खरीदे तो नेक्स्ट पर्सन को जाता था। तो उस टाइम में बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, और हम ये भूल गए हैं क्योंकि 10 साल हो गए हैं, 10-15 साल, 12 साल हो गए। एक और चीज़ हुई थी कि जब सेमीफाइनल और फाइनल के टिकट का सेल शुरू हुआ था तो उनकी वेबसाइट क्रैश हो गई थी। हमने बहुत स्टोरियाँ की कि देखो वेबसाइट क्रैश हो गया, क्या है क्या।
लेकिन आप वो सोचिए कि वो 3 मैचेस का था और जो पहले जितने भी सारे मैच 20, 40, 50 मैचेस थे वो ठीक-ठाक चले थे। उस टाइम टूर्नामेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट किए गए थे, प्रोफेसर शेट्टी थे, रत्नाकर शेट्टी, उनको टूर्नामेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया था। तो ज़िम्मेदारी उनके हाथों थी कि अग जो भी सवाल होता है वो उनसे पूछ सकते थे कि ये जी। इसका क्या है, क्या है? आईसीसी ने आके ग्राउंड्स इंस्पेक्ट किए थे टाइम से। ये सब इस बार बिल्कुल नहीं हुआ है। सब लास्ट मिनट बिल्कुल चल रहा है और सब कह रहे हैं, नहीं-नहीं जैसे हिंदुस्तानी शादी होती है ना वैसे हो जाएगा। कुछ कोई आप चिंता मत करो। तो आईसीसी के जो दूसरे मेंबर देश हैं, वो ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं इस तरह से जो हेवायर हो जाती है चीज़ें जो है? आईसीसी के लोगों को सवाल पूछने चाहिए थे काफ़ी पहले से कि आप बताइए आपका शेड्यूल कब आएगा? क्योंकि हमारा इट्स आवर इवेंट, आईसीसी का इवेंट है वर्ल्ड कप इवेंचुअली। आईसीसी वर्ल्ड कप इसीलिए कहते हैं उसको। और उन्होंने कोई सवाल नहीं किए। जो मेंबर नेशंस होते हैं या बोर्ड में भी जो होते हैं, सीईओ जो होते हैं, ऑपरेशंस इंचार्ज होते हैं, उन्होंने सवाल पब्लिक में तो किए नहीं। हमने खबर भी नहीं मिली कि सवाल ऐसे उठाए जा रहे हैं कि नहीं। जब शेड्यूल नहीं आया था तो सब कह रहे थे, नहीं है आपको पता है बीसीसीआई कैसे काम करता है। तो बीसीसीआई से जो देखने में बन रहा है आजकल कि जो आईसीसी पहले तो सवाल जवाब होते थे आईसीसी के बीच में, उनके ऑफिशियल्स जो होते थे वो सवाल पूछ, वो जो सैलरीड ऑफिशियल्स होते थे वो सवाल मैं तो यहाँ तक सुनता था कि ऑब्जेक्शन होते थे कि भारत ने पिच बिल्कुल बैट्समैन के लिए बना दी है, या वो सब, हाँ वो सब ऑलवेज वो जो वो बातें आती नहीं। पुल एंड टग होता रहता था, वो होता, दैट वाज अ नॉर्मल थिंग दैट जो सीईओ होते थे मैल्कम स्पीड, जिनके साथ जगमोहन दालमिया की बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, हरून लोगाट होते थे, एहसान मनी होते थे, उनके बहुत फाइट्स चलती रहती थी कि बीसीसीआई को ऐसे हावी नहीं होना चाहिए और देशों के ऊपर, और हावी होता था, कभी कभी नहीं हावी होता था, कभी चांस, इट इट वाज अ गिव एंड टेक। इस बार वो बिल्कुल नहीं है। इस बार वो बिल्कुल चुपचाप जो भी कर रहा है बीसीसीआई वो उसके साथ ठीक है। वो कह रहे नहीं, सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है। या तो बीसीसीआई का जो पैसे का जो इन्फ्लुएंस है वो इतना जोर है। अभी आजकल के लोग कहते हैं कि अगर बीसीसीआई चाहता है तो इंटरनेशनल क्रिकेट को पूरा तहस नहस कर सकता है पूरे साल आईपीएल करके। वो शायद एक डर है उनके उनके दिमाग में। ये तो मेरी थियोरी है ये, लेकिन उनके दिमाग में यही डर रहता है कि ये शायद हो सकता है। और ये बहुत बनाया गया है मीडिया में, काफ़ी टाइम से ये कह रहे हैं कि नहीं बीसीसीआई के बगैर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं चल सकता। मैं उसमें विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि 10 साल से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बीसीसीआई के कोई रिलेशंस है ही नहीं, बिल्कुल वो मैचेस होते ही नहीं है, तो वो चला रहा है अपना 10 साल से। अच्छा, आपको शायद 3000 करोड़ की वो मीडिया राइट शायद ना मिले, शायद कम मिले, लेकिन चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। सीनियर खेल पत्रकार शादा उगरा से हमारी बातचीत जारी रहेगी। आगे हम उनसे लोधा कमेटी के रिकमेंडेशंस और बीसीसीआई ने इनके साथ क्या किया या क्या नहीं किया, इस पर चर्चा करेंगे। दर्शक दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और शारदा की लंबी बीसीसीआई पे स्टोरी ज़रूर पढ़ें। अगर मिसमैनेजमेंट में बात करते हैं तो आपने बताया कि जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं वो कई बार सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत करती हैं। जो नए क्रिकेटर्स हैं वो कहते हैं कि ब्राइब देकर टीम में शामिल होने की बात होती है। इसका संज्ञान लेती है क्या बीसीसीआई या नहीं ले रही है? लग तो नहीं रहा कि कोई संज्ञान नहीं ले रही। जहाँ भी रिपोर्ट्स आती होगी तो यही भाई ये स्टेट्स का मैटर है, ये स्टेट्स को करना चाहिए। स्टेट से आप अगर सवाल जवाब करें, अब आप देखिए उत्तराखंड जिसके बारे में मैंने लिखा था, उत्तराखंड क्रिकेट एक के बाद एक 4 साल से ही चल रहा है वो स्टेट एसोसिएशन, सिर्फ 4 साल पुराना है, और एक के बाद एक उसके पास ये आपको कहानियां सुनने में आई है कि क्या क्या हो रहा है वहाँ। फाइनेंशियल धांधली होती है, प्लेयर्स के पीछे जो हो रहा है, उनके खुद के जो ऑफिशियल्स हैं एफआईआर लगे जा रहे हैं उनके ऑफिशियल्स के पीछे, यही पैसे की धांधली। तो उनको ऐसा अलाउ किया है कि आप जो भी करना है करिए। ऐसे ही हमने ये रेसलर्स के साथ भी देखा था। मतलब जो चेयरमैन थे, एक्स चेयरमैन थे, उनके खिलाफ इतने आरोप लगे लेकिन करने दिया गया उन्हें, उनसे सवाल नहीं गया। ऐसा ही आप देखती हैं उत्तराखंड में भी होगा। उत्तराखंड क्रिकेट में कराए जा रहे हैं जो लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं ये तो सब जुडिशियल है, सब जुडिस है, ये है वो है। अब पॉक्सो का केस है, एक लड़की ने पहले पॉक्सो का केस दायर किया था, फिर 2 और क्रिकेटर्स ने उसी के साथ उन्होंने एक साथ 3 कंप्लेंट्स को एक केस में वो किया हुआ।
अब आप सोचिए कि बीसीसीआई इनसे सवाल क्यों नहीं कर सकती, ये क्या हो रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, आपने क्या स्टेप्स लिए हैं, आपकी कोई कमेटी है। लेकिन आपको 2-3 दिन पहले उन्होंने एक पॉक्सो की अपनी खुद की कमेटी का अनाउंसमेंट किया है, जो आखिरी बार अगर जो एक बहुत फॉर्मल कंप्लेंट हुआ था बीसीसीआई के पहले सीईओ के खिलाफ, उनको तो क्लीन चिट मिल गई, और लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपको जाके जेंडर सेंसिटाइज ट्रेनिंग करनी चाहिए क्योंकि देयर इज सम प्रॉब्लम। बट आपको कैसे दी उन्होंने आपको क्लीन चिट? तो बहुत बुरी तरह से पैसे का जो, मैं कहती हूँ कि पैसे को सामने रख के सारे जो सवाल आते हैं वो कहते हैं नहीं देखिए हम इतना पैसा बना रहे हैं और कोई खेल फेडरेशन इतना पैसा बना ही नहीं सकता, और उस पैसे की वजह से आप हमसे सवाल कर ही नहीं सकते। पैसा बढ़ रहा है ना, बस उसके पीछे जो भी हो रहा है ठीक है। और यही बॉटम लाइन। हाँ, यही बॉटम लाइन, टॉप लाइन सब यही है ऐसा। शारदा, अब जो सेकंड पार्ट है जिसमें आपने लोधा कमेटी के रिकमेंडेशन की भी बात की थी, वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने लिखी है कि जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, जो हमारे गृह मंत्री के सुपुत्र भी हैं, और गांगुली, ये लोग रिकमेंडेशन के हिसाब से टेन्योर के लिए थे ही नहीं एलिजिबल, हाँ, लेकिन फिर भी दे दिया गया। क्या रिकमेंडेशन था वो? वो नहीं, वो टेन्योर का था कि आपको अगर आपने 8 साल यानी कि 2 टर्म आपने पूरे किए हैं, तो आप तीसरे टर्म में नहीं आ सकते हैं किसी भी पोजीशन में, ना तो स्टेट में ना तो अपने बीसीसीआई नेशनल लेवल पे आ सकते हैं। लेकिन वो आए थे, उनको वोट दिया गया था, और किसी ने कहा नहीं वो केस चल रहा है, और वो केस खिंचता गया जब तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि अच्छा हम रूल ही चेंज कर दिए। फिर जो लोधा के ओरिजिनल रिकमेंडेशंस थे, पहले तो 4 साल, फिर 8 साल, फिर 12-16 भी बिल्कुल सितंबर या अक्टूबर 2022 में चेंज हो गया, फिर से पूरे उलट फेर हो गया है। और सबने सोचा था कि शायद सौरव गांगुली रह पाएंगे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, लेकिन वो हुआ नहीं है, उन्होंने रॉजर बिनी को अपॉइंट किया है। तो उनको जो बीसीसीआई उस टाइम जो क्योंकि अनुराग ठाकुर भी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, उन्हें निकाला गया था 2016 में। तो सत्ता और सरकार की बहुत सारी जो उनका जो क्या कहते हैं आप, मुझे ठीक शब्द बताएंगे, जो उनका जो मसल होता है, उनका की जो ताकत होती है, उन्होंने बहुत ताकत लगाई कि इन रिकमेंडेशंस को बिल्कुल आप तहस नहस करके उल्टा सुल्टा करके आप बीसीसीआई को बीसीसीआई वालों के पास ही रहने दीजिए। तो लोधा की जो बिल्कुल एक बहुत क्लियर उनका जो इंस्ट्रक्शन, जो उनका जो 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 उनकी जो इच्छा थी कि जो पॉलिसी डिसाइड करते हैं और जो डेली ऑपरेशंस करते हैं वो अलग अलग होने चाहिए। दो चीज़, प्रेसिडेंट जैसे हर कोई क्रिकेट बोर्ड दूसरी दुनिया में दूसरे देशों में उनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कोई जानता नहीं है कौन है वो एवरीडे काम नहीं करते हैं। वो ये नहीं करते कि फलानी ये टीम जा रही है, ये हो रहा है, वो उनका पूरा सीईओ सीएफओ ऑपरेशंस ऑफिस प्रोफेशनलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफिस है। हमारे यहाँ नहीं है सर। हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ सेक्रेटरी मीटिंग कन्वीन कर रहे हैं, जो उन्हें करनी नहीं, सिलेक्शन मीटिंग वो करनी नहीं चाहिए, सीईओ के साथ होता है। तो वो प्रोफेशनलाइजेशन की जो पहला जो उन्होंने एक वो कहा था कि हम ये करेंगे, सेपरेट पॉलिसी एंड सेपरेट मैनेजमेंट, वो तो बिल्कुल हुआ ही नहीं। उन्होंने बिल्कुल खिचड़ी से जैसी बना के और सब हाथ में दे दी है जयशा के पास बेसिकली। बिल्कुल, आप लिखती भी हैं, मैं पढ़ रहा था कि जैसा ऐसा दिखाते हैं कि जैसे सब कुछ सुन रहे हैं, आपने किसी को कोट किया शायद से, लेकिन वो करते अपनी ही मर्जी की हैं, जो भी उन्हें समझ आता है। लेकिन उसका खामियाजा, उसका नुकसान तो क्रिकेट को हो रहा है। जैसे अभी हमने बात की जो शेड्यूलिंग का मामला था, जो कि वर्ल्ड कप की बात है, और इसमें क्या देखा। और एक चीज मैं अब बीच में जरूर कहना चाहूंगी विष्णु जी के, आप ये सोचिए कि इतना बड़ा 12,000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है मैंने, उसमें मैंने टिकटिंग का शुरू ही नहीं किया उसमें, क्योंकि उसमें 12,000 और वर्ड आ जाते। टिकटिंग जो है वो बीसीसीआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, लेकिन जब वर्ल्ड कप होता है या तो आईपीएल होता है तो टिकट्स मिलना उससे ज्यादा आसान होता है, थोड़ा हाँ। लेकिन वर्ल्ड कप का टिकट जो अभी जो टिकटिंग के जो इतनी डिले से उन्होंने अनाउंस किया और लोगों को टिकट नहीं मिले हैं, उन्होंने कहा हमने 4 लाख टिकट, आप 60 मैचेस में 4 लाख टिकट देंगे तो कितने कितने टिकट होंगे आप सोच लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5,000 टिकट 6,000 टिकट हर मैच के लिए। तो टिकटिंग की बहुत वो आप सोच लीजिए इतनी बड़ी हमको ये नहीं पता कि हमारे फैंस को टिकट कैसे मिलेंगे, बाहर के फैंस आने वाले हैं, और ये 100% ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये जो वर्ल्ड कप का सारा चल रहा है, उन्होंने अपना टूर्नामेंट डायरेक्टर अनाउंस नहीं किया है,
वो कहते हैं आपको सुनने को मिला है कि वो है हेमंत अमीन जो एक्टिंग सीईओ है बीसीसीआई के। तो आप ये देखिए जो शब्दों का जो इस्तेमाल एक्टिंग, वो सीईओ क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्यों नहीं हो सकते? तो ये सब है कि जय शाह को आप खुश रखे कि वो अपने आप को प्रेजेंट करे कि ये मैं हूँ, क्रिकेट बीसीसीआई का फेस मैं हूँ और और कोई नहीं है, बस मैं हूँ। बिल्कुल। इंडियन और इसमें क्रिकेट जो भी अच्छा हो रहा है मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, जो भी अच्छा हो रहा है मैं कर रहा हूँ, बाकी सबकी बात हो नहीं रही है, जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। अब टिकटिंग का ही आपसे बात करते हुए लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। दुनिया भर से लोग आते हैं, टूरिज़्म के लिए भी फ़ायदेमंद है। एक जगह आपने ही लिखा है कि अ, जैसे अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट दे दी गई। उन्होंने कहा था एक जो ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था तो उसके 1-2 दिन पहले ये खबर बनाई गई कि 1 लाख वो पूरा स्टेडियम भरने वाला है और सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा क्रिकेट का टेस्ट मैच का क्राउड होने वाला है। 1 लाख लोग आने वाले, 1 लाख लोग नहीं आए। अब आप सोचिए टेस्ट मैच के टाइम तो कोई आया नहीं। इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो क्यों नहीं आएँगे लोग भर के? बिल्कुल, जितने भी हैं। बिल्कुल। तो एक चीज़ और समझनी थी मुझे लोधा कमेटी के बारे में, क्योंकि हमारे दर्शक हैं उनको उतना पता नहीं हो शायद। और काफ़ी पुरानी बात भी हो रही है, जिस एक समय में बहुत हल्ला होता था। उसके बैकग्राउंड पे थोड़ा आप बता सकती हैं क्या हमें? ये जो 2013 में एक ये फिक्सिंग का कुछ निकला था, स्पॉट फिक्सिंग का, कि 3 क्रिकेटर्स को अरेस्ट किया था। दिल्ली पुलिस ने बंबई में आके 3 क्रिकेटर्स को पकड़ के वापस ले गई। उन्हें अरेस्ट किया था। उन्हें शायद मकोका के अंतर्गत उनको बंद किया था काफ़ी दिनों के लिए। और फिर जो सवाल जो इसके बाद जो हुआ कि लोगों ने कहा कि बीसीसीआई कुछ कर क्यों नहीं रहा है, ये स्पॉट फिक्सिंग चल रही है, आईपीएल में बहुत स्कैंडल हो गया था। और बीसीसीआई ने जो अपनी कमेटी, उसके टाइम एन श्रीनिवासन थे प्रेसिडेंट, और बीसीसीआई ने जो अपनी कमेटी फॉर्म की थी जो देखने के लिए हाँ हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो उन्होंने कहा ये कमेटी ठीक से फॉर्म नहीं हुई है, बम्बई हाईकोर्ट ने कहा था। वो बीसीसीआई क्या कर सकती थी उस टाइम? वो कह सकती थी अच्छा योर ऑनर वी आर वेरी सॉरी, हम फिर से कमेटी फॉर्म करने वाले। उन्होंने कहा नहीं, ये बिल्कुल ठीक कमेटी है, और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। और जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, और ये याद रखिए कि जो बीजेपी सरकार आजकल कर रही है उसके ये पहले होता नहीं था। सरकार और बीसीसीआई के बीच में ऑलवेज कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता, ऑलवेज झगड़ा वगड़ा चलता रहता था। क्या? क्योंकि वो कहते हैं बीसीसीआई अपने आप चलाती है, अपना इंडिपेंडेंट किंगडम चलाती रहती है, जैसे अपना आज़ाद देश है बीसीसीआई। तो ये नोक-झोंक होती रहती थी, और उसकी शायद उसका एक कॉन्सिक्वेंस था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये आप क्यों नहीं कर सकते ठीक से, हम देखते हैं आपकी फंक्शनिंग कैसे है। तो वो एक कमेटी उन्होंने वो पहले फॉर्म की, और फिर उनको पता चला कि बीसीसीआई का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर क्या फॉल्ट्स हैं, ये है वो है। तो फिर लोधा कमेटी फॉर्म हुई कि आप जाके क्रिकेट में जो लोग हैं उनसे जाके पूछिए कि आप क्या करना, क्रिकेट को एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या पॉलिसी चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये लोधा कमेटी ने फिर अपना नया एक कॉन्स्टिट्यूशन रेकमेंड किया। फिर कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है। और इस दौरान बीसीसीआई के जो जो सब ऑफिशियल्स थे वो इसी बात पे झगड़ा कर रहे थे कि नहीं, हमको हमारा टेन्योर लिमिट होना चाहिए, हमको जितने भी 20-30 जितने भी साल चाहिए, आप टेन्योर हमारा कम नहीं कर सकते, ये कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं रख सकते आप। वो इसी के पीछे अड़े रहे, वो हटे नहीं इसी टॉपिक से। और फिर जो जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में वो लोधा ने जो रेकमेंड किया था, हम उनको पूछ सकते थे, उनको कह सकते थे ये नहीं चलेगा, क्रिकेट में ये नहीं होता, लिटिल बिट ऑफ गिव एंड टेक, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है, वो उस इशू के पीछे बहुत बड़ी बातचीत हुई कि आप एन श्रीनिवासन जो प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, वो आईपीएल टीम कैसे ओन कर सकते हैं, फलाना ढमकाना वो सब। तो लोधा कमेटी ने जब वो फॉर्म किया था, उन्होंने कहा था कि बीसीसीआई ने बहुत फिर अड़ के उन्होंने कहा नहीं, हम आपके नया कॉन्स्टिट्यूशन हम इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले हैं। तब कोर्ट ने वो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट की थी जो 30-33 महीने तक उन्होंने चलाई थी बीसीसीआई। और मेरे ख्याल से ठीक-ठाक चलाई, लेकिन थोड़ा वो जो सुपरस्टार सिंड्रोम की वजह से थोड़ा वो स्वे होके बहुत और चीज़ों में भी दखल देने लगे। जो विनोद राय थे कमेटी के इंचार्ज। लेकिन उन्होंने ठीक से चलाई थी, जो भी करना था उन्हें चीज़ें, सीएफओ अपॉइंट किया था जो भी था। लेकिन बीसीसीआई के जो पुराने जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बहुत झगड़ा रेस्ट किए। बहुत रेजिस्ट किया, बहुत रेजिस्ट किया। और फिर 2019 में चुनाव हुए थे, फिर जय शाह को आगे सेक्रेटरी की तरह और सौरव गांगुली को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था विदाउट एनी कॉन्टेस्ट, यूनानिमसली। शारदा, अब
एक थोड़ा-सा क्लैरिटी के लिए मैं समझना चाहता हूँ, आपने अपने पीस में लिखा भी है कि जैसे आईपीएल आता है, तो फ्रेंचाइज़ी दी जाती है। आपने जब बीसीसीआई की निरंकुशता की बात की है, मतलब हर चीज़ में उसके दखल की बात की, आपने एक एग्ज़ाम्पल यूएसए का भी दिया है कि वहाँ जो फ्रेंचाइज़ीज़ होती हैं, वो ऑटोनॉमस होती हैं, अपने हिसाब से चलती हैं, लेकिन बीसीसीआई बहुत सारे मामले पर दखल रखता है फ्रेंचाइज़ी। इस दखल का कैसा असर पड़ता दिखाई देता है आपको? ये जो और आईपीएल इस उससे बना था कि हम अमेरिकन लीग क्रिएट करेंगे, फ्रैंचाइज को प्राइवेट ओनरशिप में देंगे टीमों को। और लेकिन जो यूएस में होता है, उसका अगला जो स्टेप है वो है कि द फ्रैंचाइजेस रन द लीग, जो सबसे टॉप वो चलाते हैं लीग। और जो उनका जो गवर्निंग बॉडी होती है उनका कोई दखल नहीं होता उसमें, तो रूल्स वही बनाते हैं, वही सब करते हैं। और गवर्निंग बॉडी का यही होता है कि आप ठीक से चलाएं, ये नहीं हो कि इनसाइडर जैसे ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग सॉर्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो, वो सब उसका देखना। लेकिन बीसीसीआई ने कहा नहीं, हम आईपीएल अपने हिसाब से चलाएंगे, ये हमारी वो कमेटी होगी, बीसीसीआई की सब कमेटी होगी, और जो रूल्स होंगे वो हम ही करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। तो पहले जो उन्होंने लेकिन पहले जो उनका जो मनी एक्सचेंज था वो इतना जनरस और इतना सक्सेसफुल हुआ कि लोगों ने कहा हाँ नहीं, हम टीमें खरीदेंगे, हम देख लेंगे। और एक जो अच्छी बात आईपीएल की जो टीम्स आई हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं, वी विल जो दर्शक होते हैं उनके लिए हम जो उनका जो मैच के टाइम उनका जो भी एक्सपीरियंस होता है हम उसको बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो टिकट्स हम थोड़ा इजीली अवेलेबल कराएंगे, जो स्टैंड्स वगैरह में खाना पीना मिलेगा वो भी अच्छा होगा, इट विल बी अ फैमिली एक्सपीरियंस। वो काफ़ी एक्सटेंट तक हुआ है, वो इम्प्रूव हुआ है। लेकिन ये सिर्फ 6 हफ्ते 8 हफ्ते की बात होती है गर्मी के महीनों में, और फिर वापस और पैसा बीसीसीआई के पास जाता है। बीसीसीआई ये भी कंट्रोल करता है कि कमेंटेटर्स कौन है, वो बात कैसे करेंगे, क्या कहेंगे, वो सब करते हैं। तो मतलब अगर एक कोई फ्रेंचाइजी ओनर चाहता है कि मैं इसे कमेंटेटर हो मेरे लिए, मेरे टीम के साथ जुड़ा हो, मेरे मैच के साथ, तो वो नहीं डिसाइड कर सकता। वो नहीं डिसाइड कर सकते, उनके पास सोशल मीडिया के जो है वो लोग तो है, उन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं, इन्फ्लुएंसर टाइप वो सब है। लेकिन जो प्रोडक्शन होता है, जो जो जैसे भी आप इंटरप्रेट करना चाहें, अगर आप ये कहना चाहें कि हमको ये इस रूल से हमको सहमति नहीं है, वो आप नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो कमेंटेटर्स का जो कंट्रोल बीसीसीआई के पास है वो ललित मोदी की देन है। वो उनका आइडिया था कि हम अपना ये प्रॉपर्टी हम ओन करेंगे पूरा पूरा का पूरा। तो यूएस में भी है कि आप यू नॉट हियर एनी कंट्रोवर्शियल सॉर्ट ऑफ कमेंट्री। क्रिकेट में पहले ऐसा नहीं होता था, क्रिकेट में काफ़ी खुली बातचीत होती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं मिलती। अब ना तो बिल्कुल पॉलिटिसाइज हो गया है एकदम। तो इससे तो खेल को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, हमारे एक्सपीरियंस को एज अ दर्शक, हम जिस तरह से खेल को देखते थे, अब वैसी बात भी आगे चल के तो और नुकसान होगा। आपने खुद लिखा है कि जो सैटेलाइट राइट्स खरीद रहे थे उसमें भी थोड़ी गिरावट सी दिखती है, मतलब लगातार कमज़ोर होता जाता है। हाँ अभी हाल में आपने एंड करते हैं, आप जब अपनी पीस को तो कहते हैं कि सरफेस में तो अभी भी बहुत चमक है, लेकिन नीचे से ज़मीन खिसक रही है जैसी बात। हाँ, सरफेस पे बहुत चमक है, और उस चमक को जैसे लोगों की जो देखने की दृष्टि को आपने पूरा जैसे कंफ्यूज कर दिया कि हम किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो जो बिल्कुल जैसे 100 या 150 क्रिकेटर्स हो, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन 1000 क्रिकेटर्स हैं इंडिया 1500 आपने, में। हाँ, 5000 आपने शायद ये आंकड़ा नहीं, 1041 नंबर है जो उन्होंने दिया है। वो फीका की जो रिपोर्ट ली, जिसका मैंने उदाहरण दिया। और लेकिन बीसीसीआई ने अपना एक ऑडिट भी नहीं किया है कि कितने लोग हिंदुस्तान में क्रिकेट खेलते हैं, हम ये कैसे पता कर सकते हैं, और उनको हमारे क्रिकेट की क्या अपॉर्चुनिटी, रीच, हम सारे टैलेंट को तक हम पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। तो हम ये कुछ ऑडिट नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात आई ही नहीं है कि हम और कर सकते हैं, वी कैन बी बेटर, वी कैन बी बेटर रन। वो कहते नहीं, देखिए हम पैसा बना रहे हैं, हम सरकार से नहीं पैसा ले रहे, तो हमको जो भी हम जो भी करना चाहते हैं हम करेंगे। लेकिन आप पैसा कहाँ जा रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कहाँ जा रहा है वो पैसा। बिल्कुल, आप मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार देखती हैं इस बीच इन 10 सालों में? हाँ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो आप देखते हैं लास्ट पिछले 2011 के वर्ल्ड कप के बाद से
ग्राउंड्स वगैरह सब आपको बड़े-बड़े ग्राउंड्स दिखेंगे। कुछ भी होता है बड़ा आलीशान बिल्डिंग आप खड़ी कर दीजिए। हमने बड़ी वाली वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम खड़ा कर दिया है। वो उसमें कोई शॉर्टेज नहीं है कि आपके ग्राउंड अच्छे हैं, इंटरनेशनल मैचेस सब खेल सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मैचेस क्यों? हर डिस्ट्रिक्ट में एक अपना जो क्रिकेट ग्राउंड क्यों नहीं हो सकता? और ग्राउंड यानी कि बहुत बड़ा स्टेडियम नहीं, जो भी जगह है जो जाके लड़के आके वहाँ लड़के-लड़कियाँ दोनों आके वहाँ प्रैक्टिस करें। आप अपने खुद के कैंप्स क्यों नहीं लगाते? कीर्ति आज़ाद ने आर्टिकल में भी कहा है कि डीडीसी अपने खुद के कैंप्स क्यों नहीं लगाता? वो अकेडमियों को और फ्री कैंप, आप फ्री कैंप लगा सकते हो, आपके पास इतने पैसे हैं। और कोई मुझे बता रहा था 2-3 दिन पहले कि जो यहाँ जो कर्नाटका क्रिकेट में या जो आलूर ग्राउंड है, वहाँ के ग्राउंड्समैन की तनख्वाह 10 साल से इंक्रीज़ नहीं की है, जो माली जो काम करते हैं ग्राउंड पे। और वो बीसीसीआई के अंदर आते हैं? वो स्टेट के अंदर आते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि ऐसा क्यों है कि इंडियन क्रिकेट में जो भी काम कर रहा है उसको 10 साल से उसकी तनख्वाह इंक्रीज क्यों नहीं हुई? जबकि पैसा आप कह रहे हैं बेशुमार पहुंच रहा है। बिल्कुल, पैसे की जैसे बारिश होती रहती है एवरी ईयर, आप सोचिए। और आप देखिए जो स्टेट एसोसिएशंस हैं उनके और बड़े-बड़े स्टेट एसोसिएशंस ने अपने ऑडिट और अकाउंट्स बैलेंस स्टेटमेंट वो नहीं दिखाते पब्लिक। और कोर्ट ने कहा कि आपको दिखाना चाहिए। जो जो हुआ है, लोधा रिकमेंडेशन सजेस्ट करते हैं वो स्टेट्स पर भी दायर होगा। लेकिन ये तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है और बीसीसीआई वाला कहता है हम उनको पैसे देते हैं, दो देते हैं, चलो तो चलो कोर्ट इस बारे में संज्ञान नहीं ले रही है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आपने पूरा चेंज कर दिया है जो टेन्योर लिमिट्स थे, तो आपने कोर्ट में कहा है ठीक है दिस इज हाउ इट विल रन। उनको जो छूट मिली थी, एक तो एक्स्ट्रा छूट मिल गई उनको और तो अब चल रहा है ऐसे जैसे भी चल रहा है। अभी उनके जैसे पैसा आ रहा है। श्रद्धा, जो हमारे यहाँ का विमेन क्रिकेट है वो अभी इमर्जिंग है, काफ़ी अच्छा मैं गेम भी देखता हूँ। उसकी क्या स्थिति है इस वक्त? उसकी स्थिति ये है कि जो विमेंस प्रीमियर लीग शुरू हुआ है, वही चीज़ कि वो 2 चीज़ें को प्रोटेक्ट करेगी बीसीसीआई। एक तो नेशनल मेंस टीम और आईपीएल मेंस के लिए, और जो विमेंस जो क्रिकेट है वो नेशनल विमेंस टीम और विमेंस प्रीमियर लीग। और जो नीचे चल रहा है, जो भी मैंने आपको बताया, जो आर्टिकल का बताया था, जो भी गंद है उसको रहने दो। हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको हेडलाइंस और न्यूज़ किन चीज़ों से मिलेगी? यही मिलेगी कि डब्ल्यूपीएल में इतना सारा पैसा है, कहीं और है का बहुत सारा पैसा। लेकिन आप ये सोचिए कि 2006 में वुमेन्स क्रिकेट को 2005 जो 2006 में वुमेन्स क्रिकेट आईसीसी ने कहा कि मेंस और वुमेन्स क्रिकेट एक ही बोर्ड चलाएगी। जो पहले होता था कि सेपरेट वुमेन्स का बोर्ड होता था। 2006 से लेकर 2014 तक वुमेन्स क्रिकेट को किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, कुछ नहीं किया। और जो पूरा एक जनरेशन ऑफ वुमेन्स प्लेयर्स है, उनके करियर जैसे बर्बादी हो गए, वो कुछ हुआ नहीं उनके लिए। और 2017 में जब इंडियन वुमेन्स टीम फाइनल में पहुंची है, वर्ल्ड कप फाइनल में लंदन में, तभी जाके आपको दिखा कि हमारे पास टैलेंट कितना है, हमारे प्लेयर्स इतने अच्छे हैं। फिर वो रोक नहीं सकते अपने आप। फिर इट वाज लाइक यू कुड नॉट टर्न द क्लॉक, यू चक दे इंडिया टाइप। हाँ, वो फिर देन जैसे फ्लड हो गया था, फिर आप रोक नहीं सकते उसको। हम इट हैड बिकम वुमेन्स क्रिकेट बहुत बड़ा हो गया था। आप उसको ये नहीं कह सकते कि अब नहीं, आप बैठो चुपचाप, कुछ मत करो। तो थोड़ा उनकी जो सक्सेस है डिस्पाइट ऑफ बीसीसीआई। बिल्कुल। उन्होंने 6-6 साल टेस्ट मैच नहीं खेला और जाके इंग्लैंड को हरा दिया टेस्ट मैच में। फिर उन बीसीसीआई का ध्यान उनको कुछ करना पड़ा, क्योंकि फिर आपकी विमेन्स टीम ने 2 फाइनल, जेंट्स तो नहीं पहुंचे फाइनल। लास्ट में वर्ल्ड कप फाइनल 2011 में, विमेन तो उसके बीच में 2 फाइनल पहुंचे हैं, एक वर्ल्ड 2020 और एक 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप 2017 और 2020 में। तो उनको करना पड़ा। तो और धक्के मार के ये डब्ल्यूपीएल शुरू हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से, ये मेरी बहुत कहानी मैं ऑलवेज कहती हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम चलाएंगे अपनी विमेंस का 2020 फ्रेंचाइज लीग। और अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान पहले चलाए? तो हमने बिल्कुल फटाफट 3 महीनों में शुरू कर दिए डब्ल्यूपीएल। अब क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है शारदा, मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल तो ये है कि इस रिजीम में, क्योंकि आप सिर्फ क्रिकेट नहीं बाकी खेलों के बारे में भी रख रहे हैं, इस रिजीम में जिन बड़ी बड़ी बातें हुई हैं खेलों को लेकर, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, तो आपको क्या लगता है, आप
अग्री करती हैं दावों के साथ कि हाँ, ऐसा हो रहा है कि हमारे खिलाड़ियों को खेल को प्रोत्साहन मिल रहा है पिछले सालों में? और इसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा, वो है कि भारत का प्रदर्शन कैसे रहने वाला है वर्ल्ड कप में? अ, हर हर जो सरकार आती है वो ये सोचती है कि हम अपने आप को हैप्पी स्टोरी के साथ में अटैच कर लें। हाँ, जो 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 अच्छी खबर है हम उसी के साथ हो जाए। तो खेल की जो खबर है, खेल में जो हुआ है वो हम, लेकिन खिलाड़ी लेकिन जब कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब तक वो अपना हमारा खेल का एडमिनिस्ट्रेशन साफ नहीं करेंगे, तब तक मुझे ऑलवेज ये शक रहेगा कि आप लोग अपने जो मैं बहुत बुरा वर्ड यूज करने वाली हूँ लेकिन नहीं करूँगी। आप लोग अपने कैंडिडेट्स को जब रेसलिंग फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन में आप बिठाते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, चेंज नहीं होने वाला। तो हमारा टैलेंट इतना है, हिंदुस्तान में इतना टैलेंट है खेल में कि हमारे खिलाड़ी उभर के आएंगे ही। वो ये नहीं हो सकता, आप उनको रोक नहीं सकते। तो वो तो एक बात ये है। और जो सत्ता जो सरकार जो आजकल चला रही है वो बहुत सारे खेलों में उनका वो है, हस्तक्षेप। गवर्नेंस में उनका इन्वॉल्वमेंट है। अब आप ये जो सबसे बड़ा उदाहरण है, कह रहे नहीं खेल को बहुत प्रोत्साहन दिया है। आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपने एक्शन क्यों नहीं लिया है आज तक? बिल्कुल, बिल्कुल। आज तक क्यों नहीं एक्शन लिया? और आपके बिल्कुल टॉप के पहलवान ये कह रहे हैं कि उन्होंने शोषण किया है, और सब लोग जानते हैं कि वो बात सही है। तो आज और धक्के मार के वो जो एफआईआर कराया था उन्होंने दिल्ली में, तो आप जो भी कहें आपका खेल के प्रति प्रेम और आप फोटो ऑप और वो जो सब सोशल मीडिया में जो भी चलाते रहे उनके कारण, आप ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ एक्शन लीजिए, साफ खुला। फिर मैं कहूँ कि आपको खेल और खिलाड़ियों के प्रति आपका जो प्यार है वो जेन्युइन है, नहीं तो वो बिल्कुल खोखला है, वो बिल्कुल फेक है। और वर्ल्ड कप में आप कैसे परफॉर्म करेंगे? सेमीफाइनल तो पहुंचना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत, बहुत बुरा होगा। फिर देखते हैं। आपको किन खिलाड़ियों पर ज़्यादा भरोसा है कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे? बुमराह, मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, और जो बैटिंग है वो विराट कोहली, रोहित के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। हार्दिक पांड्या का मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे खेलेंगे। होपफुली ईशान किशन को चांस मिलेगा। तो बट बहुत हमारी टीम में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे जो पुराने जो स्लाइटली ओल्डर खिलाड़ी हैं उनकी एक्सपीरियंस इतनी है कि वो आपको दूर तक ले जा सकते हैं। तो फिंगर्स भारत के अलावा, हिंदुस्तान के अलावा कौन सी ऐसी टीम है जिसको हमें देखना चाहिए? सारी टीमें जो हैं, इंग्लैंड की टीम बहुत स्ट्रांग है। और वर्ल्ड कप की जो एक अच्छी बात होती है कि सारे, और कोई क्रिकेट नहीं होता उस टाइम। हिंदुस्तान में होगा, सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट भी होने वाला है उसी टाइम। लेकिन दुनिया के सारे क्रिकेटर्स यहाँ आएंगे। और ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है। मज़ा आता है पाकिस्तान के बॉलर्स को देखते हुए। और बैंगलोर में 2 मैचेस हैं, तो आप सोच लीजिए लोग पागल हो रहे हैं लेकिन टिकट नहीं मिल रहे। और ऑस्ट्रेलिया, और मैं सोचती हूँ कि श्रीलंका की टीम का जो परफॉर्मेंस हुआ है एशिया कप में, वो तो बिल्कुल शायद उलट-फेर करके और कुछ कर सकते हैं। ऐसे, लेकिन बट आई वुड वांट दैट टू बी बिग सरप्राइजेस इन दिस वर्ल्ड कप। आपको टिकट मिला कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मैंने अभी तक कोशिश भी नहीं की है, लेकिन मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं। एक ग्रुप है 80 लोगों का, वो ट्राई कर रहे थे यहाँ से वहाँ टिकट लेने के लिए। एक ग्रुप है 20 लोगों का या 40 लोगों का। एक मेरा फ्रेंड्स का ग्रुप है 6-7 लोगों, सब बैठे हुए थे सुबह के हम ट्राई करेंगे टिकट लेना, उनको टिकट नहीं मिली। मैंने कहा मैं बाद में देखूंगी कि कैसे टिकट मिलेगा, किसी को फ़ोन करके पूछेंगे जैसे मिलेगा टिकट। आज सुबह ही बात हुई थी मेरे एक दोस्त बम्बई में, क्लेटन है, उनके साथ ये टिकट के बारे में, तो बता रहे थे कहानियाँ जो क्या इसका जो भी चल रहा है। देखिए शारदा, उम्मीद करते हैं कि बीसीसीआई सुधार करेगा कम से कम इस मामले में तुरंत, और आपको और आप जैसे करोड़ों खेल प्रशंसकों को टिकट भी मिलेंगे और देखने का आनंद भी मिलेगा। हमसे बात करने के लिए शारदा बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत कुछ जाना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी, थैंक यू कारवा, और बातचीत में बात करने का मुझे मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आप दर्शक दोस्तों का भी शुक्रिया बातचीत देखने के लिए। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारी वेबसाइट caravanmagazine.in पर जाकर मैगजीन सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे न्यूज़।